अस्मिन् सत्रे समेषां हार्दं स्वागतं। श्रीगुरुभ्यो नमः। सत्रमिदं इदानीम् आरभामः। कृदन्तप्रकरणं प्रचलति सम्प्रति, एवं किल? कृदन्तप्रकरणे वयं किं सूत्रं पठामः? नन्दी ग्रहि पचादिभ्यो ल्युणिञ्यचः इति सूत्रं पठामः, एवं किल? हाँ, तर्हि अस्मिन् सूत्रे नन्द्यादिर् ल्यु प्रत्ययः विहितः। ल्यु प्रत्यये कृते नन्दनः, मधुसूदनः, विभीषणः इत्यादयः शब्दाः अस्माभिः साधिताः। अद्य वयं ग्रह्यादेर् इत्यंशं पठिष्यामः। तस्मिन्नेव सूत्रे ग्रह्यादेर् णिनिः। स्क्रीन शेयर हो रही है जी। हाँ, तो ग्रह्यादेर् णिनिः, ग्रह्यादि ये एक गण है। जैसे नंद्यादि कल गण बताया था, प्राधिगण बताया था, ऐसे ही ग्रह्यादि गण है। इसमें कुछ शब्द पढ़े गए। तो ग्रह्यादि गण में जो पठित शब्द हैं उनसे णिनि प्रत्यय होता है। ठीक है, तो ग्रह धातु है, ग्रह उपादान धातु रख लीजिए। अच्छा, उदाहरण क्या बनाया इन्होंने? ग्राही। क्या बनाया? ग्राही। और ऐसे ही स्था धातु पढ़ी है वहां, तो स्थायी। ठीक है, स्थायी। हाँ, स्थायी, ग्राही और स्थायी। तो ग्रह धातु से बन गया आपका ग्राही और स्था धातु से बन गया आपका स्थायी। तो बनाइए, शब्द बनाइए, बना सकते हैं आप लोग। हाँ, ग्रह धातु, उससे आप नंदी पचादिभ्यो ल्युणिञ्यचः से णिनि प्रत्यय कर लीजिए। हाँ जी। उसके बाद णिनि में जो ई है उसके बाद अनुबंध लोप करके इन बच... हाँ बिल्कुल, अनुबंध लोप कर दिया। अनुबंध लोप मतलब न में जो ई है उसका लोप और णिनि में जो ण है उसका लोप। कल हमने ग्राही पढ़ लिया था मुझे लगता है। नहीं मैम, नहीं पढ़ पाए थे। अच्छा, नहीं पढ़ पाए थे। हाँ चलो ठीक है। अनुबंध लोप होकर के क्या बचा? इन बचा। इन। हाँ, तो ग्रह इन इस स्थिति में अब ये जो णिनि प्रत्यय है वहां हमने ण की संज्ञा की है कि नहीं की है? जी। णिनि प्रत्यय में ण की इत संज्ञा की है तो णिनि प्रत्यय का इन बचा। तो ये क्या हुआ? णित हुआ। णित है, णित होने से दीर्घ हो जाएगा। उपधा में जो अकार है ग्रह के अ को दीर्घ हो जाएगा, अलोन्त्यात् उपधा दीर्घ हो जाएगा। तो ग्राह इन, ग्रह धातु हलंत थी। हाँ, ग्राह इन। ठीक है, अब आप संयोग कर लीजिए तो क्या बन जाएगा? ग्राहीन बन जाएगा। ग्राहीन। ठीक है, ग्राहीन बन गया आपका, ग्राहीन। अब ग्राहीन, ये यहाँ पे कौन सा प्रत्यय किया हमने? णिनि प्रत्यय किया है। णिनि प्रत्यय कैसा प्रत्यय है? कृत प्रत्यय है कि नहीं? णिनि प्रत्यय कृत प्रत्यय है। तो अब ये जो ग्राहीन शब्द हुआ, कैसा शब्द हुआ? कृदंत शब्द हुआ। हुआ कि नहीं? ग्राहीन शब्द कृदंत शब्द हुआ। ठीक है जी। हाँ, अब इस कृदंत शब्द से आप क्या करेंगे? स्वाद्युत्पत्ति कर लेंगे प्रातिपदिक संज्ञा करके। तो जब आपने स्वाद्युत्पत्ति की तो सुप्रत्यय आ गया, फिर वही प्रक्रिया पूरी। सु के अनुबंध लोप हो जाएगा, आधा स हल्ग्याभ्यो दीर्घात नहीं, पहले आप यहाँ दीर्घ कर लीजिए नान्त अंग की उपधा को। ग्राहीन में जो ई है वो उपधा है। ठीक है, नकारांत जो अंग मतलब नकारांत, हाँ, ग्राहीन जो नकारांत शब्द उसकी उपधा जो ई, उसको दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ होके बन गया ग्राहीन और स। अब इस अवस्था में आप स का हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य प्रिक्तम हल, इस सूत्र से लोप हो जाता है। तो बचा ग्राहीन। न का न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य से लोप हो जाएगा। क्या बच गया? रिजॉइन कॉल में आइब गेलखिन। हाँ ठीक है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, थोड़ी सी वीक हो जा रहा है नेटवर्क। आवाज आ रही है मेरी? जी जी, अब आवाज है।
हाँ ठीक है, तो समझ में आया, ग्राही शब्द बन गया ना। हाँ ग्राही बन गई। हाँ जी समझ में आया दिवेश। जी थोड़ा समझ में दीजिए। क्या समझ में नहीं आया बोलो। ये ऋणी शब्द में अनुबंध लोप मतलब कैसे किए वो? अनुबंध लोप मतलब होता है इत संज्ञा। जैसे हमने क्या प्रत्यय किया, आप ऋणी। आ रहे हो ना, रोज आते तो अभी तक आपको ये याद में हो जाता। क्या प्रत्यय था, ऋणी प्रत्यय था, ठीक है। ऋणी में ई का जो हमने लोप करेंगे हम, उपदेशे जरुनासिक इस सूत्र से इत संज्ञा होती है। इत संज्ञा और लोप जो होता है ना, उसी को कहते हैं अनुबंध लोप। अनुबंध होता है कि जो जिनकी इत संज्ञा की जाती है उनको अनुबंध कहते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने उपदेश जनुनासिक इत से हमने ई की इत संज्ञा कर दी और लोप कर दिया, तो बचा क्या, ऐसे ही ऋणी में जो ण है उसकी चुटू से इत संज्ञा कर दी ण की। जब ण की इत संज्ञा हो गई तो ण के बाद क्या बचता है, ई बचता है। इन बचा तो ण और ई की जो हमने इत संज्ञा और लोप किया, उसी प्रक्रिया को कहते हैं अनुबंध लोप, ठीक है। जी। मतलब जिन्हें पता हो कि यहाँ पे किस सूत्र से इत संज्ञा करनी है, उनको पूरे सूत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल इतना बोल दिया जाता है कि यहाँ अनुबंध लोप हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार इसको कहते हैं अनुबंध लोप, ठीक है। समझ में आया। तो अनुबंध लोप बाकी सब समझ में आया था। ग्रह धातु से इन प्रत्यय किया हमने, इन करके उपधा को हमने दीर्घ कर लिया, ग्राहीन बना लिया, फिर सुप्रत्यय किया था, सुप्रत्यय करने के बाद उपधा को दीर्घ कर दिया, ग्राहीन बना, स का लोप और न का नलोपः प्रातिपदिकांत से लोप। तो इस प्रकार बन गया आपका ग्राही, ठीक है। चलो आगे चले। आगे है स्थाई। जी क्या धातु होगी बताओ। स्था। स्था धातु। स्था धातु। क्या धातु है, गति निवृत्त। हाँ स्था गति निवृत्त, ठीक है। तो करो अब इसको इसमें क्या करना चाहिए, दिमाग लगाओ। इसमें क्या क्या है देखो, सबसे पहले है मूर्धन्य श, फिर कार छ ठकार और उसके बाद है आ। जी। अब ये जो श है, हम क्या सुनते हैं, स्था धातु हम सुनते हैं, सुनते हैं जी तो ये स्था बनता कैसे है, ये देखो। स्था जो है, स्था में जो श है उसको श को स हो जाता है। सब होता है। हाँ श को क्या हो जाता है, स हो जाता है। हाँ ठीक है, श को क्या हो गया, स हो गया। अब ये किस सूत्र से होगा पता है, धात्वादेः शः सः। सुना होगा, धात्वादेश शः सः। नहीं सुना है, कोई बात नहीं। धात्वादेः शः सः, आज सुन लो, ठीक है। धातु में यदि आदि में शकार होता है तो उस शकार को स हो जाता है। ये पर है ना, श को क्या हो जाता है, स हो जाता है। तो श को हो गया स, जी। क्या हो गया, श को स हो गया, ठीक है। इतना समझ में आया। जी अब श के बाद आपने संधि सूत्र पढ़े हैं, हाँ पढ़े हैं ना। हाँ तो चलो अब यहाँ पे श के बाद यदि था है, मैंने देखो यहाँ पे टाइप किया है श और था, तो ष्टुनाष्टुः इस सूत्र से सुना है, ष्टुनाष्टुः जी गे स्तोः ष्टुः स्यात्। शकार और टवर्ग का योग होने पर टवर्ग के स्थान पे टवर्ग आदेश हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे श है, ये श है, श का योग थ को क्या हो गया था, टवर्ग हो गया, तो त थ टवर्ग में आता है ट ठ, ठीक है। तो ष्टुनाष्टुः इस सूत्र से थ के स्थान पे ठ आदेश हो गया, तो ये क्या बन गया, ष्ठा बन गया। आया समझ में। श के कारण से ठ के स्थान पे ष्टुनाष्टुः इस सूत्र से ठ आदेश होकर के ष्ठा बन गया। अब जब हमने धात्वादेः शः सः इस सूत्र से
हमने क्या किया, श के स्थान पे स कर दिया। जी जब श के स्थान पे स कर दिया तो जब कारण ही नहीं रहा, श ही नहीं रहा, तो ठ कैसे रहेगा? जब आपको जुकाम ही नहीं है तो आप गोली क्यों लेंगे, दवाई क्यों लेंगे? ठीक है, समझ में आया? तो जब श को हमने स कर दिया, श होने पर ही ठ को ठ हुआ था, श के कारण से ही ठ को हमने नाष्टु से ठ किया था। तो जब हम श ही नहीं रहा, श को ही हमने स कर दिया, तो अब ठ भी नहीं रहेगा। ठीक है, इसके लिए ये सारे हाँ, ठ के स्थान पे फिर से जो ठ था वही आ जाएगा। तो ये भी जो है प्रक्रिया एक परिभाषा के द्वारा ही होती है, अपने आप नहीं होगी। परिभाषा है निमित्ता पाये निमित्तिनोप्यपाय, मतलब निमित्त के हट जाने पर निमित्ति भी हट जाता है। सीधा सीधा सा अर्थ है, कारण के हट जाने पर कार्य भी हट जाता है। कारण क्या था? श। श को हम निमित्त मान करके हमने ष्टुनाष्टु से थ के स्थान पर ठ किया। स्थिति देखियो, समझ में आएगा। श को निमित्त मानकर ष्टुनाष्टु से हमने थ को ठ किया था। अब जब श ही कारण ही नहीं रहा, श को हमने स कर दिया, तो अब निमित्त के हट जाने पर मतलब श चला गया, इसलिए ठ भी चला जाएगा। तो जो पहले था क्या, थ ही आ जाएगा। तो इस प्रकार आपकी धातु बनी स्था। था। हाँ, धातु बनी। मैम, हाँ, बोलो। जैसे यहाँ पर हमने ठकार किया था ना, टकार को, हाँ तो वर्ग का द्वितीय अक्षर है ना, जैसे टा ठ ता थ। हाँ हाँ, बोलो। टा था, तो मतलब कि मैं ये कह रहा था मैम, जैसे ठा के ऐसे द्वितीय ठा के स्थान पे था नहीं ला सकते थे डायरेक्ट? किसके स्थान पे? थ के स्थान पे ठ। ठकार के स्थान पे थकार। हाँ, यही तो कर रहे हैं। पहले थ था ऑलरेडी, जी पहले जो था मतलब मूल जो शब्द था वो थ ही था। थ को हमने संधि करके, संधि सूत्र के कारण से थ को हमने ठ किया था, क्योंकि आगे श दिखाई दे रहा है इसलिए। तो अब जब श चला गया तो ठ को पहले वाला ही रूप मिल जाएगा, थ हो जाएगा। थ को डायरेक्ट ही थ कर देंगे। जी 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 मैम। संदेह क्या है मुझे, यदि स्पष्ट नहीं हुआ है मुझे, आपका संदेह क्या है? हम ये कह रहे थे ना मैम कि जैसे कि हमने टकार के स्थान पे ठकार किया, तो क्या क्या ठकार के स्थान पे ठकार कर देते डायरेक्ट ही? अच्छा, ठकार के तो यही स्थान मैं पे, कह रहा था। ठकार के स्थान पे ठकार ही तो हुआ है, डायरेक्ट ही हुआ है। लेकिन कुछ सूत्र या परिभाषा के हाँ बिना कोई कार्य नहीं हो सकता है ना व्याकरण में। मैम, परिभाषा सुन नहीं पाए हम। निमित्ता पाये निमित्तिनोप्यपायः, ये परिभाषा है। ये निमित्तिनोपपाय। निमित्ता पाये निमित्तिनोपपाय। निमित्तिनोप्यपायः। ठीक है, जी ये परिभाषा है। मतलब अपाय मतलब हटने पर, निमित्त के हट जाने पर निमित्ति भी हट जाती है। निमित्त मतलब कारण, समझ गए मैम। समझ गए ना? तो कारण श के हट जाने के जी कारण से जो ठ था वो भी हट करके थ आ जाएगा। पहले का रूप जो था है वही आ जाएगा। समझ में आया सभी को? जी मैम। हाँ, तो इस प्रकार निमित्त के हट जाने पर निमित्ति भी हट गया। तो आपकी धातु अब बन गई स्था से क्या बन गई? स्था बन गई। क्या बन गई? हाँ बन गई। स्था बन था। गई। अब हम प्रक्रिया शुरू करेंगे आगे। ठीक है, तो स्था इस स्थिति में मतलब इस स्था धातु से, अब यह स्था धातु क्योंकि ग्रहादि गण में पढ़ी हुई है, तो ग्रह्यादि गण में पढ़े होने से हणिनी प्रत्यय हो जाएगा। नंदे ग्रही पचादित्यो यूनिन्यतः इस सूत्र से निनी प्रत्यय किया हमने। जी
हाँ, जी। तो णिनी प्रत्यय करने के बाद स्थिति रही आपकी स्था और णिनी। अब णिनी का आप अनुबंध लोप कर दीजिए पहले की तरह, तो क्या बनेगा? स्था जी। और इन बचेगा। इन। हाँ, ठीक है। अब स्था इन इस स्थिति में स्था धातु आकारांत है ना, तो आकारांत धातु होने से हमने पहले सूत्र एक लगाया था, आतो युक्त चिण कृतो। चिण कृतो। लगाया था ना? जी। आतो युक्त चिण कृतो हो। चिण कृतो हो। आतो युक्त चिण कृतो हो कौन से रूप में लगाया था? ये बताओ बताओ। दायक। दायका में लगा। होता है ना इसमें। हाँ, युक आगम होता है। कौन से शब्द में लगाया था हमने? दायक है इस शब्द में प्रयोग किया। जब हम दा अक स्थिति रहे। हाँ, उस स्थिति में दा आकारांत धातु थी, तो उससे हमने जी। युक आगम कर लिया था, है ना? वैसे ही यहाँ पर भी आकारांत धातु है स्था, और णिनी प्रत्यय क्या है? णित है। णिनी प्रत्यय क्या है? णित है। तो णित प्रत्यय परे हो तो आकारांत धातु को युक आगम हो जाता है। कौन सा आगम हो जाता है? युक। युक आगम हो जाता है। अब युक कित है ना, कित होने से कौन सी परिभाषा लगेगी? आद्यन्तौ टकितौ। आद्यंतो टकितो। कित आगम अंत में बैठेगा, मतलब कि स्था धातु के अंत में बैठेगा युक आगम। तो स्थिति क्या रही देखो, स्था, युक और इन। ठीक है। अब युक के अनुबंध का लोप कर दो। अनुबंध लोप मतलब ककार की इच संज्ञा हलंत्यम, यू में जो उकार है उसके उपदेशे जननासिक इत, तो बचा क्या? स्थाय इन। स्थाई इन। हाँ, स्थाय इन संयोग कर लो। स्थाय इन को या में ई मिला दो तो क्या हुआ? स्थाइन। स्थाइन। हाँ, स्थाइन। स्थाइन हुआ कि नहीं? कुछ संदेह? नकार। जी। नकार का लोप हो जाएगा, है ना? तो अब स्थाइन के पहले प्रातिपदिक संज्ञा यहाँ करो भी फिर तब। अतोपदा। हाँ, बोलो बोलो बोलो। दीर्घ भी करेंगे ना? दीर्घ करेंगे। किसको दीर्घ करना है बताओ? यकार को। य के ई को दीर्घ करना है, सही बात है। य के ई को इकार को करना है। हाँ, य के जो य का जो इकार है उसको दीर्घ इकार। करना है, सही है। लेकिन दीर्घ करने के लिए उसकी कुछ शर्तें हैं। नकारांत अंग होना चाहिए। तो ये स्थायी नकारांत तो है अभी, लेकिन अंग नहीं है। अंग कब बनता है? जब हम इससे कुछ प्रत्यय करेंगे ना, जब प्रातिपदिक संज्ञा करके हम आगे सु प्रत्यय लेके आएंगे तब ये अंग बनेगा। अंग संज्ञा किससे होती है? यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम। प्रत्यय के परे रहते पहले की अंग संज्ञा, जैसे वृद्धि संज्ञा है, गुण संज्ञा है, वैसे ही एक अंग संज्ञा है। ठीक है। प्रत्यय के परे रहते पहले की अंग संज्ञा, यदि किसी से प्रत्यय किया है तो अपने आप ही पहले की अंग संज्ञा हो जाएगी। जैसे हमने स्थायिन शब्द से सुप्रत्यय किया तो स्थायिन की अंग संज्ञा हो गई। ठीक है। अब अंग संज्ञा होने के बाद ही ई को दीर्घ हो पाएगा, पहले नहीं होगा। इसलिए पहले प्रातिपदिक संज्ञा, उसके बाद सु लेके आएंगे, फिर उसके बाद हम नान्त अंग की उपधा को दीर्घ कर देंगे। उपधा है ई, तो उस ईकार को दीर्घ हो जाएगा। क्या हो गया? ईथाइन। आया समझ में? अब उकार सु में जो ऊ है अनुबंध लोप, हम यहाँ पे दीर्घात से स का भी लोप कर दीजिए, स्थायीन बचा। अब क्या होगा? नकार का लोप न लोप प्रातिपदिकांत से। हाँ, नकार का न लोप प्रातिपदिकांत से लोप हो गया, तो क्या बचा? स्थाई। स्थाई बचा। समझ में आया? जी मैम। कोई डाउट?
ऐसे ही मंत्री बन जाएगा मैम। हाँ ऐसे ही मंत्री बन जाएगा, ऐसे ही मंत्री बन जाएगा। बनाना है या बना लोगे? मंत्री बना के दिखाए मैं। बना के दिखाना है, चलो बनाते हैं फिर। हाँ ठीक है चलो मंत्री बनाते हैं। बताओ धातु क्या है? मंत्र मंत्री होगा, मंत्री गुप्त मंत्री। भाषण। हाँ मंत्री गुप्त परिभाषण। मंत्री का काम क्या होता है बताओ? बोलना, बोलना नहीं होता है, गुप्त बातों को घोषणा बताना। करना। हाँ घोषणा करना, प्रजा के बीच में घोषणा करना, और गुप्त जो रहस्य हैं उनको राजा से चर्चा करना, राजा के साथ चर्चा करना। ठीक है, तो इसलिए धातु क्या की? इसीलिए मंत्री, हाँ मंत्री ये गुप्त पुराने भाषण। जमाने के मंत्री के लक्षण थे। हाँ तो मंत्री के वास्तविक लक्षण यही है, जो ये काम करेगा वही मंत्री कहलाएगा। ठीक है, तो आजकल रूढ़ी अर्थ में कुछ और हो गया है मंत्री का अर्थ। ठीक है, तो रूढ़ी और योग रूढ़ी ये भेद है अब मंत्री के शब्द में। ठीक है, तो गुप्त परिभाषणे इस अर्थ में मंत्री यह धातु है। क्या धातु है? मंत्री। ठीक है, हाँ अब इस मंत्री धातु से ग्रह्यादि गण में पठित होने से नंदी ग्रही बचादिभ्यो लुण्यचः से क्या प्रत्यय हो जाएगा? बोलो। ऋणी प्रत्यय। ऋणी प्रत्यय हो गया। ठीक है, मंत्री और ऋणी। हाँ हमने धातु के ई की इत संज्ञा नहीं की। उपदेशज अनुनासिक इत से मंत्री में जो ई है उसकी इत संज्ञा हो जाएगी। क्या बचेगा? मत्र। समझ में आया? मत्र ऋणी है। अब ए की इत संज्ञा हुई तो ये क्या हुई? धातु क्या हुई? इदित हुई। जैसे नंदना में हमने बनाया था जी, इदित हुई धातु मंत्री। नदी धातु में हमने इदित होने से क्या किया था? याद है? जी मैम। हाँ कल हमने नंदना बनाया था, नदी जी, धातु को इदित बना करके इदित होने से हमने नुम का आगम किया था। वेरी गुड, नुम आगम किया था हमने। इदितो नुम धातु हो, इस सूत्र से हमने इदित होने के कारण से क्या किया था? नुम आगम किया था। नुम का। ठीक है, नुम आगम किया। तो अब मत्र धातु भी इदित हो गई ना? जी, तो मत्र धातु इदित होने से यहाँ पर भी तो नुम आगम करना पड़ेगा। ठीक है, तो नुम मित है, मित होने से अंतिम अच के बाद में बैठेगा। अंतिम अच क्या है? म का अ। तो म के अ के बाद नुम आगम स्थित हो जाएगा। तो अब स्थिति देखो क्या रहेगी? म नुम और त्र। त्र ई की संज्ञा कर दी हमने। त्र म नुम और त्र। अब नुम के म की हलंत्यम से संज्ञा कर दो। नुम के ऊ की उपदेशज अनुनासिक से संज्ञा कर दो। क्या बचा? मंत्र। ये तो बचा। समझ में आया यहाँ तक? दिवेश समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ समझते रहो, और कुछ ना समझ में आए तो पूछना जरूर। जी। हाँ मंत्र और ऋणी, अब ये स्थिति है आपकी। ठीक है, मंत्र और ऋणी। अब ऋणी का अनुबंध लोप कर दो आप। क्या बचेगा अनुबंध लोप करके? इन। इन बचा। गुड, मंत्र इन। अब संयोग कर लो, त्र में ई मिला दो। मंत्रिन। मंत्रिन क्या बना? मंत्रिन। 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 अब इस मंत्रिन की कृतधित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा करके सुप्रत्यय ले आओ। मंत्री सो। ठीक है, सुप्रत्यय ले आए हम। अब सुप्रत्यय आने के कारण से मंत्रिन की अंग संज्ञा हो गई। अंग होने के कारण से नकारांत की उपधा को दीर्घ हो जाएगा। उपधा में ई है। उपधा में क्या है? ई है। उपधा समझ में आई है ना सबको? विभव उपधा समझ में आई है? हाँ दिवेश, उपधा समझ में आई है? अलवंत्यात् पूर्व उपधा सूत्र से। अलवंत्यात् पूर्व उपधा मतलब अंतिम अल से जो पूर्व है, अंतिम अल है न,
न से जो ना। पूर्व है ई, उसकी उपधा संज्ञा होती है, ठीक है। तो उस उपधा को हम दीर्घ कर लेंगे। दीर्घ करके क्या बना? मंत्रीन सु। अब ऊ की हलन उपदेश जन्मासिक से एक संज्ञा, स की हलन्याभ्यो दीर्घात् हल लोप नलोपा प्रातिपदिक से न का लोप, क्या बन गया? मंत्री। समझ में आया? समझ में आया सभी को? जी मैम। शाश्वत हाँ जी, समझ में आ रहा है ना? अनुज आकाश जी मैम। समझ में आया? हाँ मैम। ठीक है, चलो फिर आगे चलें। इस प्रकार आपका शब्द बन गया मंत्री। चलो आगे क्या है अब? पचादी। हाँ, पचादे रच। अब नंदी ग्रही, ये दो अंश हो गए। अब तीसरे अंश पे चलते हैं। पचादे रच, क्या है? पचादे अच। पचादी गण में जो पढ़े हुए शब्द हैं उनसे अच प्रत्यय करना है, ठीक है। तो पचादी गण मतलब पच धातु है, दुपचष्पा के पचती। पचती सुना है ना? जी। तो वहाँ क्या धातु है? दुपचष। हाँ, दुपचष का पच है, ठीक है। पच धातु से पचादे रच मतलब पचादी गण में पठित होने से अच प्रत्यय हो जाएगा। पचादी ये आकृति गण है, ठीक है जी। हाँ, तो पच धातु से अच प्रत्यय आपने कर लिया। अब अच के च की संज्ञा कर दीजिए हलंत्यम। क्या बचा? अ को आप च में मिला दीजिए, संयोग कर लीजिए, तो क्या हुआ? पच। अब ये पच कृदंत हुआ। कृदंत होने से कृतद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा और सुप्रत्यय, ठीक है। सुप्रत्यय होकर के फिर ऊ की इत संज्ञा स। अब इस स को आप ससजुषोरु से रू कर लीजिए, खरवसानीय विसर्जनीय से विसर्ग कर लीजिए, तो क्या हुआ? पचह। पचह। यही बनेगा आपका उदाहरण, यही है पचह। सबसे आसान यही था। हाँ, सबसे आसान यही था। ठीक है, पचह है ना। तो इस प्रकार पचादी गण में पठित शब्दों से अच प्रत्यय हो जाता है। अब ये अच प्रत्यय बहुत सारे शब्दों में होता है, जैसे घना घनहा शब्द है, घन और घन, ठीक है, दीर्घ हो जाएगा। अब निपातन से दीर्घ हो जाएगा, इत्यादि प्रक्रिया है। मैं इस प्रक्रिया को विशेष विस्तार से नहीं बताऊंगी। अच प्रत्यय यहाँ पे भी हो जाएगा। तो अच प्रत्यय के शब्द जैसे पचह, ऐसे ही चर धातु से आप अच कर लीजिए चरह, ठीक है। चल धातु से अच कर लीजिए चलह, पठ धातु से अच कर लीजिए पठह, ठीक है जी। वद धातु से अच कर लीजिए वदह, हन धातु से अच कर लीजिए हनह, ठीक है। रात्रि चरह सुना होगा आपने, रात्रि चरह है ना। हाँ, निशाचरः, ठीक है। तो ये अच प्रत्यय होकर के चरह इत्यादि शब्द बनते हैं। सरल है, कुछ भी कठिन नहीं है इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार आपका यह सूत्र पूर्ण हुआ। कौन सा सूत्र पूर्ण हुआ? नंदी ग्रही पचादिभ्यो समझ में आया सूत्र? इसमें क्या क्या प्रत्यय किए इस सूत्र से हमने? यू, निनी और अच। यू, निनी और अच, ये तीन प्रत्यय हमने किए इस सूत्र से, ठीक है जी। हाँ, तो ये तीन प्रत्यय जब हमने सूत्र से किया, और ये तीनों प्रत्यय क्या हो गए? कौन से प्रत्यय कहलाए तीनों प्रत्यय? कृदंत प्रत्यय कहलाए। वेरी गुड। ये तीनों भी प्रत्यय कृदंत प्रत्यय कहलाएंगे। कृदंत, हाँ, बिल्कुल। तो अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। आगे क्या सूत्र है?
इगु पद ज्ञाप्ति किरः कः क्रियरा। हाँ, इगुपधज्ञा प्री किरः कः। इगुपध ज्ञा प्री किरः, क्री धातु है, किरः कः। एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। इगुपध मतलब समझते हैं आप लोग? इक उपधा वाला जो। हाँ, इक मतलब क्या है? ई उ ली। हाँ, ई उ रे री। इस प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? ई उ री और री। ये प्रत्यय आपके आते हैं इक में, ठीक है? हाँ, अब इक तो आपको समझ में आ गया, ई उ और रे री। अब आपको समझना है उपधा, ठीक है? तो उपधा क्या होती है? अलोन्त्यात् पूर्व उपधा। पूर्व उपधा, ठीक है? अलोन्त्यात् पूर्व उपधा, ये होती है उपधा, है ना? तो अब जो इक प्रत्याहार में शब्द हैं, क्या क्या शब्द हैं? ई उ री। तो ई उ री, इनमें से कोई उपधा में अगर हो तो उसको कहते हैं इग उपध, इगुपध। समझ में आया? हाँ, उसको क्या कहते हैं? इगुपध। इगुपध। हाँ, उसको क्या कह दिया? इगुपध कह दिया हमने। तो इगुपध धातु होनी चाहिए। धातु कैसी होनी चाहिए? इगुपध। इगुपध धातु होनी चाहिए, ठीक है? इतना समझ में आया? जी। धातु कैसी होनी चाहिए? तो कहा इगुपध धातु होनी चाहिए। और कैसी धातु है? तो बताया कि ज्ञा धातु है। स्क्रीन शेयर हुई? जी। हाँ, तो इस प्रकार आपका सूत्र क्या है? इगुपध ज्ञा प्री किरः कः। प्रत्यय क्या है? कः। का प्रत्यय, प्रत्यय क्या है? कः। कः का प्रत्यय है और ज्ञा धातु है, प्री धातु है और किर मतलब क्री धातु है। आपको इस चार्ट में समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है? जी। हाँ, इगुपध धातु, ज्ञा धातु, प्री धातु और किर धातु। किर मतलब क्री विक्षेपे। हाँ, अब देखो दिख रहा है। अब क्रमशः समझो। इगुपध धातु मतलब इकार, उकार और ई उ री होता नहीं है, तो कहा इकार, उकार और ऋकार उपधा में होना चाहिए। अब धातु देखो यहाँ पे, इगुपध धातु में क्षिप धातु इकार उपधा में है जी। लिख धातु इकार उपधा में है जी। बुध धातु, ऐसे ही कृष धातु, सभी के उपधा में इकार है ना? तो ये सभी धातुएं इगुपध हो गई। इगुपध होने से इन धातुओं से क प्रत्यय हो जाएगा। क प्रत्यय होने से क्या बन गया? क्षिपः। क्षिप धातु से क प्रत्यय किया तो क्या बना? क्षिपः। लिख धातु से क प्रत्यय किया तो क्या बना? लिखः। लिखः। बुध धातु से क प्रत्यय किया तो क्या बना? बुधः। बुधः। कुश धातु कृष धातु से क प्रत्यय किया तो क्या बना? कृशः। कुशः। कुशः नहीं बनेगा, कृशः बनेगा, ठीक है? हाँ, कृशः। हाँ, कृशः। कृशः। गलत टाइप हो गया है वहां पे, कृशः बनेगा, ठीक है? तो इस प्रकार आपका बुधः, लिखः, क्षिपः, लिखः, बुधः, कृशः ये बने। समझ में आया? जी। हाँ,
अब आगे चलो, आगे कौन सी धातु बताई? ज्ञा अवबोधने। ठीक है, ज्ञा अवबोधने से क्या बन जाएगा? जानाति ज्ञा ज्ञः, जानाति थी। ज्ञा हाँ हाँ, तो ज्ञा धातु से क्या बन गया आपका? ज्ञः बन गया। कौन सा प्रत्यय किया हमने? ज्ञा का प्रत्यय किया। ठीक है, वेदज्ञः, वेदम जानाति इति वेदज्ञः। वेदज्ञः। हाँ, व्याकरणं जानाति इति व्याकरणज्ञः। ठीक है, साहित्यज्ञः। साहित्यज्ञः, हाँ, साहित्यं जानाति इति साहित्यज्ञः। उत्तमम्, समझ में आया? वैज्ञानिक जी, हाँ? सीधा ज्ञ का भी प्रयोग किए गए हैं, जैसे बिल्कुल, अतिशांख्य बिल्कुल। कारिका में। हाँ हाँ, किया है। कारिका बोलो। व्यक्ता व्यक्त विज्ञानात्, उसी में है आगे। किया व्यक्त है। अव्यक्त और ज्ञ। हाँ, व्यक्त और अव्यक्त विज्ञानात्। अच्छा, कारिका मुझे भी स्मरण नहीं आ रही अभी। है उस कारिका, वहां पे है सांख्य कारिका में, केवल ज्ञ का प्रयोग। तो वही जानाति इति ज्ञ। ठीक है, तो अब मैंने सबसे पहले सत्र में बताया था, कृत प्रत्ययों का अर्थ क्या है? कर्ता। करता। ठीक है, तो ज्ञः मतलब जानने वाला। ठीक है, लिखः, लिखः मतलब लिखने वाला। लिखने वाला। लिखति इति लिखः। ठीक है, लिखने वाला। क्षिपः, क्षिपति इति क्षिपः मतलब प्रेरणा देने वाला। ठीक है, तो इस प्रकार जानाति इति ज्ञः। हम प्रक्रिया बताएंगे बाद में, पहले आप समझ लो इसको। ठीक है, आगे कौन सी धातु है? प्री धातु। प्रिय। हाँ, प्री तर्पणे। प्री तर्पणे से आपने क्या किया? क प्रत्यय कर लिया। क प्रत्यय करके क्या बना? प्रीणाति इति प्रियः। प्रियः। ठीक है, प्रीणाति इति प्रियः, जो तृप्त करता है। प्रीणाति मतलब तर्पणे, तर्पण मतलब तृप्त करना। ठीक है, जो तृप्त प्रसन्न करता करना। है। हाँ, प्रसन्न करना। वही तृप्त करेगा तो स्वाभाविक है कि सामने वाला प्रसन्न हो जाएगा। ठीक है, तो जो तृप्त करता है, जो प्रसन्न करता है, वो क्या कहलाता है? प्रियः। ठीक है, तो प्रियः करता ही हुआ ना। जो हमें हमारी इच्छाओं को पूर्ण करेगा वही हमारे लिए प्रिय होगा, है ना। तो इच्छाओं को पूर्ण करने वाला, तृप्त करने वाला क्या कहलाया? प्रियः। ठीक है, आज बहुत अच्छा शब्द आप पढ़ लेंगे जो आप प्रतिदिन प्रयोग करते होंगे अपने जीवन में। ठीक है, प्रियः, यह मधुर मुझे प्रिय है, यह मिष्टान्न मुझे प्रिय है ना। तो प्रिय शब्द की प्रक्रिया आज हम पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। किर धातु है। क्रि विक्षेपे। क्या धातु है? क्रि विक्षेपे। विक्षेपे। तो क्रि धातु से क प्रत्यय करने पर क्या बनेगा? किरः। 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 हाँ, क्रि धातु से क प्रत्यय करने पर क्या बनेगा? किरः। किरः। हाँ। चलो, तो इस प्रकार, हाँ, किरति इति किरः। तो इगुपध ज्ञा प्री किरः कहा, इन धातुओं से क प्रत्यय होता है। इगुपद धातु में कई हो सकती हैं। ठीक है, आप किसी भी इकार उकार ऋकार उपधा में धातु हो तो आप किसी भी धातु से क प्रत्यय कर सकते हैं। और ज्ञा प्री और क्री, ठीक है, इनको विशेष रूप से पाठ कर लिया। ठीक है, हाँ, तो अब हम प्रक्रिया में चले। जी। हाँ, प्रक्रिया की ओर चलते हैं। क्या है? सबसे पहले इगुपद। इगुपद में क्षिप धातु हमने सबसे पहले ली, उदाहरण बनाया हमने क्या? क्षिपः। ठीक है, क्षिप धातु ली हमने। क्षिप धातु से क्या प्रत्यय किया? क प्रत्यय। क्षिप धातु से क प्रत्यय कर। क प्रत्यय। हाँ, ठीक है, क प्रत्यय कर लिया तो क्या बन गया? क्षिप और क। ठीक है, क्षिप और
क, एक मिनट, दिख नहीं रहा होगा ना, व्हाइट में हो रहा है। शिप क, ये स्थिति है आपकी। अब क में जो क है, क में क है और अ है, दो चीजें हैं, है कि नहीं? जी तो क में जो क है, ककार मात्र की आप लशक व तद्धिते से इत संज्ञा कर लीजिए, तो क्या बचेगा? अ बचेगा। हाँ, अ बचा, ठीक है। अब अ बचा, क में क की संज्ञा करने पर बचा अ, तो क्षिप आ मिला लीजिए आप, क्षिपा बन गया, ठीक है। ये भी सरल है, ठीक है, बहुत सरल है। हाँ, तो मिला लीजिए, क्षिपा बन गया। आप कृतज्ञ समास आशय से प्रातिपदिक संज्ञा, आप सुप्रत्यय ले आइए, सुप्रत्यय का रुत्व विसर्ग कर दीजिए, तो क्षिपः बन गया। जी बन गया, बन गया। ऐसे ही लिखः, लिख शब्द से का प्रत्यय कर लीजिए, लिखः। बुध धातु से का कर लीजिए, कृष धातु से का कर लीजिए, सभी आसानी से बन गया। हाँ, ये आसान, ये आसान है। विभव को ये बहुत अच्छा लगा, है ना? हाँ, चलो आगे चले। अब ज्ञा धातु, जानाति इति ज्ञः, क्या धातु है? ज्ञा अवबोधने। क्या धातु है? ज्ञा अवबोधने। ज्ञा धातु से हमें करना है क प्रत्यय, किस सूत्र से करेंगे? बोलो, सूत्र बोलो। इगुपध ज्ञा प्री किरः कः। हाँ, इगुपध ज्ञा प्री किरः कः, इस सूत्र से हमने क प्रत्यय किया। क के उपधा का लोप कर, अरे उपधा बोल, क्षम्यता, क में जो क है उसका लक्षक तद्धिते से इत संज्ञा कर लीजिए, अ बचा, ज्ञा अ। अब इस स्थिति में सूत्र आएगा आ तो लोप इति च। क्या सूत्र है? आ तो लोप इति च। हाँ, आ तो लोप इति च। इस सूत्र से आकार का लोप हो जाता है। ज्ञा धातु में जो आ दिखाई दे रहा है ना, लोप कर देंगे। हाँ, उस सूत्र का आ तो लोप इति च, इस सूत्र से आकार का लोप हो जाएगा। आकार का लोप हुआ तो क्या बचा? ज्ञ। जी, ज्ञ में अ आप संयोग कर लीजिए, तो क्या हुआ? ज्ञ बना। जी। अब ये कृदंत है कि नहीं? का प्रत्यय किया है ना हमने, जी, का प्रत्यय का ही तो अ हमने मिलाया है इसमें। जी नहीं, एक मिनट। हाँ हाँ हाँ, बोलो। अच्छा, आ का लोप किए थे ना उसमें? हाँ, ज्ञा के आ का हमने लोप कर दिया था। आ तो लोप इति च, हमें वो आ का लोप हुआ हाँ, था, नहीं, तो आ का, दीर्घ हो जाता। आ का लोप होकर के बचा था आधा ज्ञ। अब का प्रत्यय का जो अ था, उस अ को हम इसमें संयोग कर लेंगे, हाँ, वर्ण सम्मेलन कर लेंगे, तो बचेगा ज्ञ। अब ये ज्ञ कृत प्रत्ययांत है, इसलिए कृदंत कहलाएगा। समझ में आया? कृदंत होने से फिर प्रातिपदिक संज्ञा और सु को रुत्व कर लीजिए, आप विसर्ग कर लीजिए, तो क्या बन गया? यहाँ बन गया, बन गया। एक ही विशेष सूत्र लगा है आपका, आतो लोप इति च, इस सूत्र से आकार का लोप हो जाएगा। जी, ठीक है, अब आगे चले। जी, अब आता है आपका प्रिय शब्द, जो कि प्रिय है। ठीक है, प्रिय शब्द जो कि प्रिय है, प्रिय बनाना है आपको। क्या बनाना है? प्रिय। हाँ, तो प्रिय में धातु क्या रखी हमने? प्रिय तर्पणे। प्रिय तर्पणे धातु रखी। हाँ, प्रिय तर्पणे धातु से इगुपधज्ञा प्री की रह का हमने प्री धातु पढ़ी है, इसलिए का प्रत्यय हो जाएगा। जी, का प्रत्यय करने के बाद, हाँ, प्रिय का ऐसा रहा। यह जो है प्री धातु में जो यह है उसकी इत संज्ञा कर दीजिए, अनुबंध लो, बचा प्री क। ठीक, इतना अवशेष रहा। ठीक है, प्री क। हाँ, अब प्री क का भी आप अनुबंध लोप कर लीजिए, तो अ बचेगा। अ बच गया। ठीक, ठीक है, अ बच गया। हाँ, प्री अ। अब इस स्थिति में हम एक सूत्र लगाएंगे, उस सूत्र से हम करेंगे इयंग आदेश। कौन सा आदेश?
इयंग इयंग आदेश आदेश। होता है। इयंग। हाँ, इयंग आदेश होता है। ठीक है। अचिष्णु धातु भ्रुवाम युवोर यंगु वंगौ। विभव घबराना मत, सूत्र बड़ा है, कोई हाँ। बात नहीं। ठीक है। इस सूत्र से अचिष्णु धातु भ्रुवाम युवोर यंगु वंगौ, इस सूत्र से इयंग आदेश हो जाएगा। अब ये इयंग कहाँ बिठाना है हमें, ये हमें सोचना है। तो अब इयंग क्या है, इयंग में न की इत संज्ञा होगी, न की इत संज्ञा होगी। ठीक है। तो इत संज्ञा होने के कारण से, न की इत संज्ञा हुई है, इस कारण से ये क्या बनेगा बताओ, नित कहलाएगा ना। जी। नित कहलाएगा। जी। हाँ, नित होने के कारण से निच। नीच। हाँ, नित होने के कारण से निच इस सूत्र से क्या हो जाएगा, प्री में जो ई है ना, उस जी। ई के स्थान पर ये इयंग बैठ जाएगा जाकर के। जी। समझ में आया? नहीं आया? देखो देखो बताती हूँ, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो। प्री और अ इस स्थिति में प्री के स्थान पर इयंग हो जाएगा। यहाँ देखो, प्री का जो ई है, उस प्री के स्थान पे इयंग आ जाएगा। हो गया। प्र इयंग, और आगे आपका अ है ही। ये स्थिति है। क्या है? प्र इयंग। अब प्र और ई का आप संयोग कर लो, प्र में ई मिला दो। हाँ, या प्रियंग। क्या हुआ? प्रियंग हो गया। प्रियम। और न की तो हमें संज्ञा करनी ही है हलंत हाँ, उसमें। हाँ करनी है। ठीक है। हम्म। तो न की संज्ञा हो गई प्रिय, और इयंग में जो अ है, उस अ की भी इस संज्ञा करनी है हमें। न की संज्ञा हुई, अ की भी उपदेशो जन्मनासिक से संज्ञा करनी है। तो क्या हुआ? इय। तो इस प्रकार क्या बना यहाँ पे? प्रिय बना। बना कि नहीं? समझ में आया? हाँ। प्रिय और अ। अभी स्थिति है आपकी प्रिय अ, ये स्थिति है। तो बन गया। ठीक है। अब आप अ को संयोग कर लो, क्या बना? प्रिय बना। अब ये प्रिय कृदंत हुआ, इसलिए सु प्रत्यय आ जाएगा। सु प्रत्यय का ऋतु विसर्ग होकर के प्रिय बन जाएगा। यहाँ पे विशेष सूत्र आपका हो लगा है केवल इयंग आदेश करने के लिए। प्री के दीर्घ, हाँ इयंग आदेश हो जाएगा। ठीक है। अतिष्ण धातु भ्रुवम युवोर यंग से इयंग हो जाएगा। ठीक है। तो प्री के ई के स्थान पे हमने इयंग किया है। समझ में आया? प्री के ई के स्थान पर हमने इयंग करके प्रिय बना लिया। तो इस प्रकार प्रिय जो शब्द है वो कृदंत शब्द है। बहुत मुश्किल से बनता है ये सब। बहुत मुश्किल से बनता है शब्द। ठीक है। ये तो शब्द प्रिय शब्द, प्रिय शब्द, हाँ तो कोई किसी को हम प्रिय लगे, उसके लिए बहुत मेहनत करनी भी तो पड़ती है। ठीक है। ऐसे ही आसानी से कोई भी किसी का प्रिय नहीं बन पाता है ना? तो ऐसे ही शब्द बनाने के लिए भी थोड़ी मेहनत करनी तो पड़ेगी, है ना? हाँ, तो प्रिय, हाँ थोड़ी मुश्किल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है ना? इयंग आदेश कर लिया, बस यही थोड़ा मुश्किल है। और इयंग आदेश ई की जगह पे हो जाएगा, प्रिय बन गया। फिर से बताएं क्या? ये समझ में आ गया? नहीं, समझ गए। समझ गए ना दिवेश? हाँ हाँ समझ गए? हाँ हाँ, तो आगे चले अब। हाँ हाँ, आगे चलते हैं। किसी को कुछ पूछना है? जी नहीं। आगे बढ़े फिर हम। हाँ। हाँ, चलो तो प्रिय, हाँ तो इगु पद ज्ञा प्री तक हम पहुंच गए। अब आगे है अंतिम की रहा। क्री विक्षेपे धातु है। क्या धातु है हमारी? क्री विक्षेप। ठीक है। अब ये जो क्री है ना, वो दीर्घ है। क्री जो है वो दीर्घ है। ठीक है। हाँ, तो छोटा वाला तो क्री करने होता है ना? हाँ हाँ हाँ, इसमें टाइपिंग में मुझे यहाँ पे सेटिंग में कुछ दिक्कत है, वो सेट नहीं हो रहा है। ठीक है, वो समझ गए। है ना? तो क्री दीर्घ है,
उस दीर्घ क्री से धातु से हम इगुपधज्ञा प्री किरह कहा, इस सूत्र से हम कौन सा प्रत्यय करेंगे? क प्रत्यय करेंगे। प्री क, ये स्थिति है। ठीक है, अनुबंध लोप। हाँ, आप अनुबंध लोप कर लो। क की संज्ञा क्या बचा? अ, क्री अ। हाँ, क्री नहीं, केवल क्री, क्री, हाँ, यह नहीं है, क्री अ। अब यहाँ पे एक सूत्र लगेगा, रीत इद धातु हो, रीत इद धातु हो, हाँ, रीत इद धातु हो, ये सूत्र है। ठीक है, इस सूत्र से क्या होता है, री के स्थान पर इत धातु हो, ऋकारांत धातु जो है उसके री के स्थान पर इत आदेश हो जाता है। इत मतलब इकार, इत मतलब इकार आदेश हो जाता है। री के स्थान पर इकार आदेश हो जाता है। समझ में आया? तो ये जो क्री में जो री दिख रहा है, उस री के स्थान पर हमें इकार आदेश करना है। ठीक है, अब ये इकार जो है उरन रपर से, जैसे हम पहले गुण किया था डुक्रीकरण में, इसको अर गुण किया था। ठीक है, किया था कि नहीं, याद है? कारक में वृद्धि की थी, री को आर वृद्धि की थी, और व्याकरण शब्द को बनाने के लिए हमने री को अर गुण किया था। किस सूत्र से किया था? उरन क्री, हाँ, क्री धातु को रपरहा, हाँ, रपर गुण किया था हमने। री को गुण अर और री को वृद्धि आर, मतलब री के स्थान पे कुछ भी आदेश होगा तो उसके बाद में र लगेगा। ठीक है, री के स्थान पे अ ई उ कुछ भी होगा तो अण ही होना चाहिए री के स्थान पे। तो अ ई उ इनमें से कुछ भी होगा तो उसके बाद में र लगेगा। ठीक है, तो जैसे व्याकरण में या कारक में हमने क्या किया था, री के स्थान पे हमने अर किया था, अ करना चाहिए था तो अ को हमने र पर कर दिया था, अर कर दिया था। ऐसे ही वृद्धि हमने आर की थी। समझ में आ रहा है? र पर में हो जाएगा मैम, र पर में हो जाएगा। हाँ, तो इस प्रकार री, यहाँ पे चलो अब क्री अ में रीत इद धातु हो, सूत्र ने क्या कहा कि री को इकार हो जाता है। तो अब ये जो ई है वो क्या हो जाएगा? इर हो जाएगा। हाँ, वो क्या हो जाएगा? इर हो जाएगा। जैसे अर किया था, आर किया था, वैसे ही यहाँ पे इकार क्या हो जाएगा? इर हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? जी। समझ में आया ना? रीत इद धातु ने कहा कि री के स्थान पे ई होता है, तुरंत आ गया उरन रपरहा। इसने कहा कि री के स्थान पे हो रहा है तो आप र को छोड़ नहीं सकते हो, ई के बाद आपको र लगाना पड़ेगा, रपर करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से री के स्थान पे हम कर देते हैं आगे क्या? किर। क्या कर दिया हमने? कर, किर होगा, इर किया है ना तो किर हो जाएगा। समझ में आया? किर जी। अ, ये स्थिति हो गई आपकी। किर अ, वर्ण सम्मेलन कर लो। क्या बन गया? किरा। कृदंत होने से सु आ जाएगा, सु को विसर्ग हो जाएगा, किरह। किरह बन गया। रीत इद धातु। हाँ, यहाँ पे आपका विशेष सूत्र लग गया, रीत इद धातु हो। ठीक है, और उसके बाद उरन रपरहा। हाँ, ये तो सामान्य सूत्र, ये तो सामान्य ही है। हाँ, उरन रपरहा से इर हो गया। आया समझ में? तो इस प्रकार से आपका सूत्र है इगुपधज्ञा प्री किरह कह। हाँ, इगुपद धातु से का प्रत्यय, ज्ञा धातु से का प्रत्यय, प्री धातु से का प्रत्यय और प्री धातु से का प्रत्यय करके आपके कितने सारे शब्द बन गए। ठीक है जी। हाँ, अब आपका गृह कार्य है एक छोटा सा। कल के सत्र में आप मुझे
एगुपध नई नई धातुएं आप बताएंगे। शब्द बना के ना। हाँ, शब्द बना के, और शब्द नहीं बन रहा है तो आप केवल धातु भी लेके आ सकते हैं। हम जी। शब्द लेके आ जाएंगे, धातु में संदेह है। वेरी गुड, ठीक है, शब्द लेके आ जाना। ठीक है, एगुपद होना चाहिए, उपधा में एक होना चाहिए। ठीक है, ठीक। जो भी आपको शब्द मिले, जी। 1 2 3 4 10 जितना भी संभव हो सके, आप एगुपद धातु को ढूंढना और उससे क प्रत्यय करने के बाद शब्द क्या बनता है ये बताना। जी। ठीक है, और शब्द न भी बन रहा हो तो केवल धातु भी लेके आ जाना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जी। अब ये इस प्रकार आपका यह सूत्र पूर्ण हुआ। इगुपधज्ञा प्री किरह कहा। यहाँ पे अब एक बात कह रहे हैं, वास रूप विधिना नुल त्रिचावती। एक सूत्र है, वास रूपो स्त्रियाम। ठीक है, हाँ, जो आप कृदंत कृत्य प्रकरण में पढ़े होंगे, गुरुजी पढ़ा रहे हैं कृदंत कृत्य प्रकरण। जी, वास रूप। हाँ, वास रूपो स्त्रियाम। ये सूत्र, इस सूत्र का विषय थोड़ा लंबा है। ठीक है, फिर भी मैं आपको संक्षेप में समझाती हूँ। वा स्वरूपो स्त्रिया अस्मिन् धात्वधिकारे, यदि कौमुदी हो, लघु सिद्धांत कौमुदी या सिद्धांत कौमुदी, कुछ भी, आप कृदंत कृत्य जी। प्रकरण खोल के देखिए, दूसरा ही सूत्र है, जी। वा स्वरूपो स्त्रिया अस्मिन् धात्वधिकारे असरूपोपवादः असरूपोपवाद प्रत्ययः उत्सर्गस्य बाधको वा स्यात् अधिकारोक्तम विना। ठीक है, चलिए, ये तो सूत्र का अर्थ है, मैं आपको इसको समझाती हूँ। स्वरूप मतलब क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? स्वरूपाना में आते हैं। नहीं 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 नहीं, वहां मत जाओ। स्वरूप मतलब समान रूप है जिनका। सामान्य रूप, उत्सर्ग हम सकल टाइप का। हाँ, हम शक्ल जिसको कहते हैं। वेरी गुड। ठीक है, स्वरूप मतलब हम शक्ल, एकदम एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, हाँ, ये समझ में आया स्वरूप किसे कहते हैं। अब आगे चलो। जी। व्याकरण में उत्सर्ग और अपवाद की एक प्रक्रिया है, सुनी है आपने? उत्सर्ग और अपवाद। ठीक है, जी। उत्सर्ग मतलब कि सामान्य विधान कर देना, और अपवाद मतलब विशेष विधान कर देना। ठीक है, सामान्य विधान और विशेष विधान, ये जो प्रक्रिया है ये लोक में भी होती है, हम सामान्य लौकिक भाषा में भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, साहित्यिक भाषा में भी प्रयोग करते हैं, जी। लेकिन उसका पारिभाषिक नाम व्याकरण में दिया है उत्सर्ग और अपवाद। जैसे एक सामान्य उदाहरण समझाती हूँ। आचार्य प्रथम वर्ष के छात्रों को बुलाना। ठीक है, उत्सर्ग रूप में हमने कह दिया आचार्य प्रथम वर्ष के छात्र को बुलाना, और उसमें से किसी एक का नाम ले लिया, जैसे दिवेश। आचार्य प्रथम वर्ष के हो ना? जी। या भूल गए लॉकडाउन के चक्कर में? नहीं यार। नहीं ना? हाँ, तो आचार्य प्रथम वर्ष के छात्रों को बुलाना हमने कहा, तो दिवेश भी आया वहां पे, और मैंने कहा कि दिवेश को नहीं बुलाना। नहीं, दिवेश को कक्षा प्रमुख बना देना, मतलब दिवेश अच्छा। या फिर दिवेश को खड़ा कर देना, ये ले लो, दिवेश को खड़ा कर देना वहां पे। तो सभी छात्र आ गए, बैठ गए, उसमें हमने विशेष रूप से कह दिया दिवेश को खड़ा कर देना। ठीक है, तो समान रूप मतलब सभी हम शक्ल हो गए, आचार्य प्रथम वर्ष में होने के कारण में सभी एक जैसे हो गए। लेकिन अपवाद क्या बना दिया हमने? दिवेश को खड़ा करके हमने उसका अपवाद बना दिया। ठीक है, तो ये हो गया स्वरूप। अब अगर हम ऐसा कहेंगे कि आचार्य प्रथम वर्ष के सभी छात्रों को बुलाना, नहीं, व्याकरण के सभी छात्रों को बुलाना और विभव को भी बुला लेना। समझ में आ रहा है? आचार्य प्रथम वर्ष के सभी छात्रों को बुलाना और विभव को भी बुला लेना, तो ये स्वरूप हुआ क्या? नहीं हुआ। व्याकरण के छात्र सभी स्वरूप हैं, लेकिन चूंकि विभव साहित्य का छात्र है, इसलिए वो क्या हो गया? विरूप हो गया। समझ में आया?
स्वरूप नहीं है, ये विरूप हो गया। और उत्सर्ग अपवाद तो हो ही गया, ठीक है। जी उत्सर्ग में हमने सभी को बुलाया है और विभव उसमें अपवाद है, समझ में आया ना। तो अब जी सूत्र को हम समझते हैं, ठीक है। इस सूत्र में क्या कह रहे हैं कि असरूप अपवाद प्रत्यय उत्सर्ग के बाधक होते हैं विकल्प से। असरूप अपवाद कठिन कुछ नहीं है, जैसे मैंने अभी आपको लोक में समझाया वही है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना पड़ेगा। असरूप अपवाद प्रत्यय विकल्प से बाधक होते हैं, ठीक है। इसका चार्ट बनाना था मुझे, मैं बना नहीं पाई, कोई बात नहीं। चलो अब चलते हैं, पहले यहाँ देखो, मैं यहाँ टाइप कर रही हूँ, उसको देखते चलो। क्या कहा? असरूप, असरूप तो समझ ही गए हो आप, ठीक है। समान रूप नहीं होना चाहिए, हम शक्ल नहीं होना चाहिए, ठीक है, असरूप। और क्या कहा? अपवाद। क्या कहा? हेलो,